हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बेसिकली। तो देख लेते हैं होता क्या। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की एक्ट है। सेक्शन 1 इसकी बात करता है सोर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट की। सेक्शन 1 सब क्लोज 2 इट अप्लाई एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, तो कहाँ कहीं एप्लीकेबल होती है। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल बट नॉट अप्लाई टू। अब ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होती। एफिडेविट प्रेजेंट टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नोर टू प्रोसीडिंग बिफोर एनी आर्बिट्रेटर। तो एफिडेविट पे और आर्बिट्रेशन के सामने अगर कोई प्रोसीडिंग होगी उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है अभी हो गया, ये नहीं लगता है। नोटिफिकेशन आया था सीरियल नंबर 849E। हालांकि ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन आया था किस तारीख को, 23 फरवरी 2024 को। इसकी जो कमेंसमेंट डेट है 1 जुलाई 2024 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। फिर बता रहा हूँ, ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। तो जैसे आर्बिट्रेटर के सामने अगर हम कोई एविडेंस दे रहे हैं तो उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं लगता, एफिडेविट पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं लगता। ऐसे ही आर्बिट्रेटर को हमने जज की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोर्ट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। अब देख लेते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ सेक्शन 2B में दिया हुआ है। सेक्शन 2B में याद रखने की वाली बात है। तो कंक्लूसिव प्रूफ, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल और प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज। एक कोई फैक्ट है, उस फैक्ट की वजह से हम दूसरा कोई फैक्ट कंक्लूसिवली प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हमने दे बोल दिया कि एक फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ है दूसरे फैक्ट का, तो उस फैक्ट को कोर्ट में प्रूव होते ही कोर्ट अलाउ ही नहीं करेगा कोई और फैक्ट। कोर्ट उस बात को मान के चलेगा, कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर लेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। इसे बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। Conclusive proof means when one fact is declared by this अधिनियम to be conclusive proof of another, the court shall on proof of one fact, जैसे ही वो फैक्ट प्रूव हो जाएगा, रिगार्ड द अदर ऑफ प्रूफ, तो हम दूसरे कोर्ट फैक्ट को ऑटोमेटिकली प्रूव मान लेंगे। इसे बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। और कोर्ट अलाउ ही नहीं करेगा को एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। अब उस फैक्ट को जो कंक्लूसिव प्रूफ है उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई फैक्ट कोई अलाउ नहीं करेगा। कंक्लूसिव प्रूफ अगर आपके पास है, आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके एक डिक्री या अपने फेवर में कोई भी डिसीजन ले सकते हो। इसे बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। अब बात करते हैं डिस्प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड in relation to a fact means after considering the matter before it, the court either believe that it does not exist or consider it existence, it non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of particular case to act upon the supposition that it does not exist। मैं दो चीज़ें बताता हूँ आप इसको। अब डिस्प्रूव्ड बड़े ध्यान से सुनना। कोर्ट के सामने कोई मैटर आया, कोर्ट ने उसको कंसीडर कर लिया। कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया, कोर्ट के सामने कोई ओरल एविडेंस आया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में मतलब कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट आया, ओरल एविडेंस में मतलब कोर्ट के सामने कोई विटनेस आया। कोर्ट ने उसे कंसीडर करा, उसे देखा, उसे देखने के बाद कोर्ट को लगता है, द कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कोर्ट को लगता है कि कोई फैक्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसे बोल देंगे डिस्प्रूव्ड। कोर्ट ने एविडेंस देखा, कोर्ट को एविडेंस सही नहीं लगे। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट देखा, डॉक्यूमेंट सही नहीं लगे। कोर्ट ने फिर विटनेस को बुलाया, विटनेस भी सही लगे। तो कोर्ट उस चीज सब चीज़ को कंसिडर करने के बाद कोर्ट को लगता है कि ये फैक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसे हम बोल देंगे डिस्प्रूव। द कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। उसके अलावा सेकंड चीज़ है, एक होता है प्रूडेंट मैन टेस्ट। प्रूडेंट मैन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भला वाला आदमी, अच्छा वाला आदमी कोई फैक्ट को देख के और उसे लगता है कि यार ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करते, इसे बोलते हैं प्रूडेंट मैन टेस्ट। इसके बाद और के बाद हम पढ़ते और कंसिडर इट नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन ऑट अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो प्रूडेंट मैन टेस्ट ये होता है कि अगर सपोज करो मेरे सामने, मैं कोई अपनी बात करूँ, अगर मेरे सामने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस आता है और उन दोनों एविडेंस को देखने के बाद मेरे को लगता है कि यार ये फैक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं मान के चलूंगा ये फैक्ट प्रूव ही नहीं हुआ, चाहे किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दिया, चाहे कोई किसी ने ओरल एविडेंस दे दिया। इसे बोलते हैं डिस्प्रूव्ड। तो डिस्प्रूव्ड सेक्शन 2C में। डिस्प्रूव का मतलब होता है आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट,
कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसिडर इट नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन ought अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो सेक्शन 2D में डॉक्यूमेंट है, तो इसकी मैं इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली इलस्ट्रेशन आती है, जो प्री के क्वेश्चन आएंगे वो इलस्ट्रेशन से आएंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है? ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट। कोई वर्ड है वो प्रिंट है किसी डॉक्यूमेंट पे, जैसे प्रिंटर से प्रिंट कर देते हैं, लिथोग्राफ लिखे हुए हैं, फोटोग्राफ्ड है, डॉक्यूमेंट कुछ भी है तो उसे हम डॉक्यूमेंट बोल देते हैं। ए मैप और प्लान इज ए डॉक्यूमेंट, कोई मैप है उसको भी हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कोई प्लान है उसको भी हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एंड इन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टर्न इज ए डॉक्यूमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी किले में जाओगे, लाल किले में जाओगे, पुराने किले में जाओगे, किसी भी किले में जाओगे, तो वहाँ एक पत्थर लगा होता है, उस पत्थर पे कुछ भी लिखा होता है कि ये किला तब इस्टेब्लिश हुआ। तो वो जो लिखा हुआ है ना, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट, वो लिखा हुआ चीज़ भी डॉक्यूमेंट मानी जाएगी सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग। एक कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर मतलब कि कोई भी बनी हुई चीज़, कोई मूर्ति वगैरह, इसको हम डॉक्यूमेंट मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अब ये नई चीज़ ऐड हुई है जो पहले नहीं थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐड हुई है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थी, तो ये ज़रूर आएगी। तो पूछ लेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ईमेल्स, सर्वर लॉग्स और डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक डॉक्यूमेंट है, ईमेल्स एक डॉक्यूमेंट है, सर्वर लॉग एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन ये भी डॉक्यूमेंट है। मैसेज, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस, इवन जीपीएस को भी ये डॉक्यूमेंट की श्रेणी में रख रहे हैं, लोकेशनल एविडेंस। एंड वॉइस मेल को भी एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, याद रखना मेरी बात, कि क्या वॉइस मेल डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आता है। यस, वॉइस मेल इज ऑल्सो फॉलोइंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 2D ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइस मेल्स, ये सब के सब डॉक्यूमेंट होते हैं। अब बात करते हैं एविडेंस की। तो एविडेंस में क्या क्या होता है? ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी एंड सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस की मैं बात करूँ, जिसको कोर्ट परमिट करता है, कोर्ट चाहता है कि मेरे सामने आए और उसे मेरे सामने आके कोई भी पर्सन, कोई मैन, वुमेन, कोई भी आके मेरे सामने उसे बोले, उसे बोलते हैं ओरल एविडेंस। तो जब विटनेस के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट को दी जाती है उसे हम ओरल एविडेंस बोल देते हैं। जब गवाह कोर्ट में जाके गवाही देते हैं तो उसको हम ओरल एविडेंस बोलते हैं। लेकिन जब कोर्ट में जाके हम कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में दे रहे होते हैं उसको हम बोल देते हैं डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड। ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट एंड सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फैक्ट की बात कर लेते हैं। फैक्ट क्या होता है? तो फैक्ट ध्यान से पढ़ लेना थोड़ा एक बार बस, क्योंकि फैक्ट और रिलेवेंट फैक्ट दो ही चीज़ का खेल है पूरे के पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो देख लेते हैं फैक्ट क्या होता है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज फैक्ट हो जाती है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जो सेकंड लाइन है, ये लाइन कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस इज ए फैक्ट। तो फैक्ट की बात करें हम, कुछ भी ऐसी चीज जिसको ह्यूमन बीइंग फील कर सकता है, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जिसको फील कर सकता है, जिसको देख सकता है, जिसको महसूस कर सकता है, जिसको सुन सकता है, वो सब के सब फैक्ट होते हैं। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन इज कॉन्शियस, ये भी फैक्ट होगा। उसके अलावा बात करते हैं फैक्ट एंड इशू की। फैक्ट एंड इशू क्या होता है? फैक्ट एंड इशू होता है मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच, एक फैक्ट है फ्रॉम विच आइदर बाई इटसेल्फ, या तो उस फैक्ट से खुद ही, आइदर बाई इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, या उस फैक्ट को किसी अदर फैक्ट के साथ मिला के, आइदर बाई इटसेल्फ या तो वो फैक्ट खुद अकेला फैक्ट ही काफ़ी है, या किसी और फैक्ट के साथ मिलके, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, वो क्या करता है? वो प्रूव करता है द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी। जब एक फैक्ट या तो खुद या किसी और दूसरे फैक्ट के साथ मिलके कोई राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी का एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहा होता है, उसे हम बोल देते हैं फैक्ट एंड इशू।
तो फैक्ट एंड इशू क्या होता है, बेसिकली अगर बात करें लोकल लैंग्वेज में तो जो मेन मुद्दा है उसी को हम फैक्ट एंड इशू बोलते हैं। जिस मेन मुद्दे से हम राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी प्रूव कर रहे हैं उसी को हम फैक्ट एंड इशू बोलते हैं। जो असर्टेड और डिनाई इन सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरी फॉलोज। एक्सप्लेनेशन, अब ये एक्सप्लेनेशन सीपीसी की बात कर रहा है। एक्सप्लेन फैक्ट एंड इशू जो हम देखते हैं सेक्शन 2G में, तो ये फैक्ट एंड इशू तो इसे बोलते हैं मेन फैक्ट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें रिलेवेंट फैक्ट। पहले हम फैक्ट एंड इशू पढ़ रहे हैं। फैक्ट एंड इशू आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट इट प्रूव द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी asserted it or denied in a suit or proceedings, so that is fact and issue। तो फैक्ट एंड इशू बेसिकली अगर एक लाइन में बताऊँ तो मेन फैक्ट जो होता है उसी को हम फैक्ट एंड इशू बोल देते हैं। अब बात करते हैं सीपीसी में क्या होता है। सीपीसी में बोलते हैं इशू ऑफ फैक्ट, लास्ट में होता है इशू ऑफ फैक्ट। लेकिन ये इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है, वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड, एनी कोर्ट रिकॉर्ड इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाई इन आंसर टू सच इशू ऑफ फैक्ट इज फैक्ट एंड इशू। तो जब कोई कोर्ट क्या करता है, जब आपने ऑर्डर 10 पढ़ा होगा तो ऑर्डर 10 में कोर्ट क्या करता है, एक पार्टी कुछ बोलती है, दूसरी पार्टी कुछ बोलती है, तो कुछ इशू बना देता है कोर्ट, 1 इशू, 2 इशू, 3 इशू। तो जब एक पार्टी उसको प्रूव करने के लिए कुछ बोल रही है, दूसरी पार्टी उसको डिसप्रूव करने के लिए कुछ बोल रही है, तो वो दोनों के दोनों में से क्या बोल देंगे, फैक्ट एंड इशू। ये सीपीसी की बात मैं कर रहा हूँ। ए इज एक्यूज ऑफ बी, ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल, द फॉलोइंग फैक्ट में बी टोल्ड। अब यहाँ ए इज एक्यूज, ये एक्यूजिशन है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। हम ये मान के चल रहे हैं ये एक एक्विजिशन है, ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब क्या क्या फैक्ट एंड इशू हो सकते हैं, दैट ए इज कोज बीज डेथ। तो फैक्ट एंड इशू क्या होता है, मेन फैक्ट क्या होता है कि ए ने बी की हत्या कर दी है, ए कोज बीज डेथ। दूसरा फैक्ट एंड इशू क्या हो सकता है, दैट ए इंटेंडेड टू कोज बी डेथ। दूसरा हो सकता है कि ए की इंटेंशन थी बी को हत्या करनी, तो ये भी एक फैक्ट एंड इशू हो सकता है। तीसरा, दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी मतलब कि बी ने ए को उकसाया था और उस उकसावे में आके बी की हत्या ए ने कर दी, तो ये फैक्ट एंड इशू हो जाएगा। दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कोज बीज डेथ was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature। तो मतलब बी की हत्या जब ए ने करी तो उस टाइम में ए की जो सिचुएशन थी वो अनसाउंडनेस मेंटल कैपेसिटी में ए था, तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था ए का, और उस अनसाउंडनेस माइंड के इन्फ्लुएंस में उसने बी की हत्या कर दी। तो ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी फैक्ट एंड इशू है। तो फैक्ट एंड इशू क्या है, मेन मुद्दा। तो मेन मुद्दा होता है जैसे ए ने बी की हत्या कर दी, मेन मुद्दा है। ए की इंटेंशन थी बी की हत्या करनी, मेन मुद्दा है। उसके अलावा बात करते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, बी अगर ए को देता है और उस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को रहते हुए ए बी की हत्या कर देता है, तो मेन मुद्दा है। उसके अलावा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में भी अगर बी की हत्या ए ने कर दी तो भी इसे बोलते हैं फैक्ट एंड इशू। अब बात कर लेते हैं मे प्रिज्यूम, सेक्शन 2H मे प्रिज्यूम। तो सेक्शन 2G में फैक्ट एंड इशू था, 2H में है मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम whenever it is provided by the अधिनियम that the court may presume fact, it may either regard such fact as a proved unless and until it is disproved, may call for proof of it। तो कोर्ट जब कोई, हम ये मान के चलते हैं कोर्ट के किसी फैक्ट को कोर्ट मे प्रिज्यूम करेगा। अगर कोई फैक्ट ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है कोर्ट मे प्रिज्यूम, तो इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज ए प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव्ड। तो कोर्ट ये मान सकता है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है अनलेस एंड अनटिल वो डिस्प्रूव ना हो जाए। जब तक उसको डिस्प्रूव ना कर दे दूसरी पार्टी, तो कोर्ट ये मान के चल सकता है कि हाँ यार ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और मे कॉल फॉर प्रूफ, या फिर वो फर्दर एविडेंस भी ले सकता है। अब मे प्रिज्यूम के बाद हम डायरेक्ट पहले सेल प्रिज्यूम पढ़ लेते हैं। सेल प्रिज्यूम क्या होता है, सेक्शन 2L में सेल प्रिज्यूम दिया हुआ है। वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट सेल प्रिज्यूम ए फैक्ट, इट सेल रिगार्ड सच फैक्ट एज ए प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसअप्रूव्ड। तो जब कोर्ट की बात करें तो उसमें मे प्रिज्यूम था। कोर्ट जब अगर सेल प्रिज्यूम की बात करें तो कोर्ट भी ये मान के चलेगा वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है जब तक कि उस फैक्ट को डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। कोई फैक्ट अगर ये लिखा हुआ है कि कोर्ट सेल प्रिज्यूम दिस फैक्ट, तो कोर्ट को वो चीज़ माननी पड़ेगी जब तक कि उस फैक्ट को ऑरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। लेकिन इसमें अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव्ड, इसमें और सेक्शन जो मे प्रिज्यूम में एक डिफरेंस है। मे प्रिज्यूम में कोर्ट में लिखा हुआ है मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, तो कोर्ट में फर्दर एविडेंस मांग सकता है। अगर कोर्ट के सामने मैं कोई ऐसी चीज़ ले जाऊँ या कि ऐसा फैक्ट ले जाऊँ जिसमें कोर्ट की पावर है, कोर्ट उससे सिर्फ प्रिज्यूम कर सकता है, मे प्रिज्यूम दिया हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगा, आपसे और भी एविडेंस मांग सकता है।
आप कोर्ट जाते ही नहीं मान लेगा, मैं प्रिज्यूम को कोर्ट की मर्जी हो, माने या ना माने, और कोर्ट आपसे फर्दर एविडेंस मांगेगा मांगेगा। लेकिन सेल्फ प्रिज्यूम में क्या है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसमें सेल्फ प्रिज्यूम है, जैसे अगर हमने देखा होगा कि अगर आपने डाउरी डेथ की बात करी होगी तो डाउरी डेथ के कुछ फैक्ट होते हैं। डाउरी डेथ के फैक्ट कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं कि अगर सपोज करो किसी वुमेन की डेथ हो जाती है 7 साल के अंदर अंदर, उसने आत्महत्या कर ली सपोज करो, और वो उसने आत्महत्या इसलिए करी थी क्योंकि सून बिफोर द डेथ ऑफ दैट वुमेन शी वाज सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी, तो उसके साथ क्रुएलिटी हुई थी विद रिस्पेक्ट टू डिमांड ऑफ डाउरी, उससे डिमांड करी गई थी डाउरी की। तो 7 साल के अंदर क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है, वो आत्महत्या कर लेती है, तो कोर्ट एक चीज़ मान के चलेगा, कोर्ट सेल प्रिज्यूम दैट दिस डेथ इज डाउरी डेथ। तो ये लिखा हुआ है, एक प्रोविजन में दिया हुआ है, जब आप पढ़ोगे आईपीसी में या बीएनएस में, प्रोविजन में दिया हुआ है कि कोर्ट सेल प्रिज्यूम दैट दिस इज ए डावरी डेथ। तो क्योंकि उस प्रोविजन में सेल प्रिज्यूम वर्ड दिया हुआ है तो कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल हम ये प्रूव ना कर दे कि नहीं ये डावरी डेथ नहीं है। तो सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब है कि जैसे ही हम ये फैक्ट प्रूव करेंगे कि एक वुमेन की डेथ हुई है, 7 साल के अंदर हुई है, और डेथ होने से पहले उसके अगेंस्ट में क्रुएलिटी हुई थी विद रिस्पेक्ट टू डिमांड ऑफ डावरी, तो कोर्ट मान के चलेगा, तो कोर्ट फर्दर एविडेंस आपसे मांगेगा नहीं। लेकिन मे प्रिज्यूम में क्या होता है, मे प्रिज्यूम में मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, मे प्रिज्यूम में कोर्ट फर्दर एविडेंस मांग लेता है। ठीक है, अब नॉट प्रूव्ड की बात कर लेते हैं। ए फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नाइदर प्रूव नॉट डिस्प्रूव। तो या तो ना तो फैक्ट प्रूव्ड हुआ है नॉट ना डिस्प्रूव्ड हुआ है, तो उस कंडीशन में इसे बोलते हैं नॉट प्रूव्ड। ना तो नाइदर प्रूव नॉट डिस्प्रूव्ड, द फैक्ट इज नॉट प्रूव्ड। अब बात करते हैं प्रूव्ड की। ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड when after considering the matter before it the court either believe it to be exist। a fact is said to be proved। एक फैक्ट को हम कब मान लेते हैं कि वो फैक्ट प्रूव्ड है, जब आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, जब कोर्ट अपने सामने कंसीडरेशन में लेके ओरल एविडेंस को, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ये मान के चलता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो इसे हम बोल देते हैं प्रूव। कोर्ट को लगता है कि सपोज करो कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है, कोर्ट उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेगा, मतलब कोई डॉक्यूमेंट ले लेगा या कोई विटनेस को बुला लेगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को और विटनेस को देखने के बाद कोर्ट को लगता है हाँ यार ये फैक्ट तो एग्जिस्ट करता है, तो इसे हम बोल देंगे प्रूव्ड। उसके अलावा वही प्रूडेंट मैन टेस्ट है। कंसिडर इट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन ought under the circumstances of particular case to act upon the supposition that exists। तो सपोज प्रूडेंट मैन फैक्ट ये है कि सपोज करो मैं ही जज ना होते हुए मैं कोई नॉर्मल आदमी हूँ और मेरे सामने कोई डॉक्यूमेंट आए, मेरे सामने कोई आके कोई विटनेस दे दे, तो मेरे को लगता है यार ये फैक्ट तो हाँ एग्जिस्ट करता है, तो इसे मैं मान के चलूँगा हाँ ये फैक्ट प्रूव होता है। तो प्रूडेंट मैन कोर्ट एज ए प्रूडेंट मैन सोचेगा और देखेगा क्या ये फैक्ट सच में एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोर्ट को लगेगा हाँ यार ये सच में फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो जैसे ही उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाएगी तो हम बोल देते हैं वो फैक्ट प्रूव हो गया। अब बात करते हैं रिलीवेंट फैक्ट की। तो पहले हम फैक्ट इन इशू देखा था, अब देखते हैं रिलीवेंट फैक्ट। ए फैक्ट इज सेड टू बी रिलीवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वे रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू। तो जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे तो उसमें सेक्शन 5 से लेके 55 तक रिलेवेंट फैक्ट है। सेम प्रोविजन अब इस एक्ट में दिए हुए हैं। इस एक्ट में बताया हो कि इतने एविडेंस रिलेवेंट फैक्ट है, सिर्फ रिलेवेंसी की बात वो करता है। अब बात कर सेल्फ प्रिज्यूम हमने पढ़ लिया था, अब बात करते हैं वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू देम। सपोज करो ऐसा कोई फैक्ट आता है, ऐसा जैसे डावरी डेथ अगर आया था, तो डावरी डेथ मैं आपको पढ़ा रहा था, लेकिन डावरी डेथ की अगर बात करें तो डावरी डेथ की डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता में दी हुई है या पहले आईपीसी में दी हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं डावरी डेथ की डेफिनेशन, तो डावरी डेथ में सेल्फ प्रिज्यूम है, तो वो तो हम सेल्फ प्रिज्यूम पढ़ेंगे, लेकिन डावरी डेथ की डेफिनेशन के लिए हम जो डेफिनेशन उठाएंगे वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से उठाएंगे। अब सेक्शन 2 सब क्लोज 2 बोलता है कि वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयरिन and does not define but define in the information technology act, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता shall have the same meaning as assigned to them in the said act and संहिता। तो बेसिकली ऐसा कोई प्रोविजन जो यहाँ पे आता है और जिसका मीनिंग इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दिया हुआ लेकिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बीएनएसएस में बीएनएस में दिया हुआ है, तो सेम मीनिंग हम मान के चलेंगे। ठीक है, ऐसी वीडियो मैं बनाता हूँ, ऐसी हम ख़त्म करेंगे। जैसे हम बीएनएसएस की हमने सीरीज चलाई हुई है, ऐसी हम बीएस से जल्दी ख़त्म कर देंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जल्दी ख़त्म कर देंगे। इसको 10 से 15 वीडियो के अंदर अंदर हम इसे फिनिश करेंगे और इसमें सारे प्रोविज़न हम क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़
शेयर कर दो वीडियो अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन बढ़ा दो। आप अगर सब्सक्रिप्शन बढ़वाओगे तो मैं ऐसी वीडियो और बनाने के लिए कम से कम मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैं और वीडियो बनाऊँ। और प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो ठीक भी है या नहीं है। अगर कोई कमी है तो भी प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता दो एक बार। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।